नमस्कार। आज के इस चर्चा में एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो शुरू तो दुनिया के नक्शे पर होता है, पर खत्म हमारे और आपके घर के बजट पर होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत ही अर्जेंट अपील की है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर मैक्रो लेवल पर होने वाली हलचल माइक्रो लेवल यानी हमारी रोजमर्रा की आदत में कैसे बदल सकती हैं, और ये छोटी आदतें कैसे देश की एक मजबूत आर्थिक ढाल बनेंगी। इस विश्लेषण में हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, वैश्विक तनाव और सप्लाई चेन। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट। तीसरा, सोने और ईंधन पर की गई अपील। चौथा, डिजिटल समाधान। और आखिर में इस चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाए। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, वैश्विक तनाव और सप्लाई चेन यानी मैक्रो ट्रिगर। आखिर इस पूरी स्थिति की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ता हुआ तनाव। जब दो बड़े देशों के बीच ऐसी स्थिति बनती है तो उसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहता। इस टेंशन की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जब दुनिया भर में ऐसी अनिश्चितता आती है तो जाहिर है भारत की आयात और निर्यात पर भी इसका सीधा असर पड़ना ही है। अब ये मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रधानमंत्री को महज 24 घंटे के भीतर एक नहीं बल्कि 2 बार देश से सावधानी बरतने की अपील करनी पड़ी। सोचिए, सिर्फ 24 घंटे में 2 अपील्स। इसका मतलब साफ है कि इस ग्लोबल टेंशन पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है और स्थिति वाकई ध्यान देने लायक है। आइए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट। यहाँ हम इसके आर्थिक तंत्र को समझेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सारा जोर विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाने पर क्यों दिया जा रहा है। आखिर वहाँ चल रहे युद्ध का हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्लान से क्या कनेक्शन है। ये एक ऐसी कड़ी है जिसे समझना इस पूरी स्थिति को डिकोड करने के लिए सबसे जरूरी है। तो पहले बात करते हैं कि ये विदेशी मुद्रा भंडार आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास रखी हुई विदेशी करेंसी की बचत होती है। अब चूंकि हम बाहर से कई महंगी चीजें खरीदते हैं जैसे कि सोना, पेट्रोल और डीजल, तो इनका पेमेंट हमारी अपनी मुद्रा में नहीं बल्कि इसी विदेशी मुद्रा में ही करना पड़ता है। अगर ये भंडार खाली होने लगा तो हमारे लिए ये जरूरी चीजें आयात करना बेहद मुश्किल और बहुत महंगा हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम को एक सीसॉ की तरह देखिए। एक तरफ अगर विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगता है तो दूसरी तरफ इसका सीधा और नकारात्मक असर हमारी घरेलू मुद्रा पर पड़ता है, यानी रुपये की कीमत गिरने लगती है। जब भी आयात के लिए देश का पैसा बाहर जाता है, हमारी करेंसी कमजोर होती है। इसी तेजी से गिरती करेंसी को रोकने और इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए ही फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, सोने और ईंधन पर अपील। देखते हैं कि संसाधनों को बचाने के लिए क्या कहा गया है। इस मैक्रो इकोनॉमिक संकट को प्रधानमंत्री ने एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ही पर्सनल नजरिए से देश के सामने रखा। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन के दौरान उन्होंने एक अपनेपन के भाव से अपील की। उन्होंने कहा, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, इसलिए आग्रह से कहता हूँ आपको आगे आकर मेरी मदद करनी पड़ेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की आर्थिक समस्या को किसी ऑफिशियल ऑर्डर की तरह नहीं बल्कि एक पारिवारिक मुद्दे की तरह हल करने की बात कही गई। तो आखिर इस चुनौती को हल करने के लिए क्या स्टेप्स लेने को कहा गया है, इसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, क्या कम करें और क्या अपनाएं। सोने की खरीदारी और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने को कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के आयात में हमारा सबसे ज्यादा विदेशी पैसा खर्च होता है। इसके बदले में अपील की गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हो, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग्स की जाएं। ये बहुत ही सीधे और प्रैक्टिकल कदम है। चौथा हिस्सा है जीवन शैली और डिजिटल समाधान। ये वो माइक्रो एक्शंस हैं जो इस संकट का असली हल बन सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कुछ बहुत ही सटीक सुझाव दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल के साथ साथ मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को चुनने पर जोर दिया गया है। साथ ही कार पूलिंग को बढ़ावा देने की बात हुई है, यानी एक ही दिशा में जाने वाले लोग अगर एक साथ सफ़र करें तो न सिर्फ सड़क पर ट्रैफिक कम होगा बल्कि देश के फ्यूल आयात का बिल भी आश्चर्यजनक रूप से कम हो जाएगा। अब जहां फिजिकली जाना जरूरी नहीं है, वहां डिजिटल तकनीक एक सच्चा गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसे 3 आसान चरणों में समझिए।
पहला, दफ्तर की मीटिंग्स को जहां तक हो सके वर्चुअल रखा जाए। दूसरा, प्राइवेट और सरकारी दोनों ही सेक्टर्स में वर्क फ्रॉम होम को थोड़े समय के लिए और बढ़ाया जाए। और तीसरा, टेम्पररी तौर पर स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट कर दिया जाए। इन तीनों कदमों का एक ही बड़ा नतीजा होगा, यात्रा में होने वाले फ्यूल की भारी बचत। और आखिर में हमारा 5वां खंड, चुनौती से अवसर तक, एक ऐसी आर्थिक लड़ाई जहां एकजुट होना ही सबसे बड़ी ताकत है। ये बात बिल्कुल साफ है कि ऐसी किसी भी चुनौती का सामना कोई एक व्यक्ति या संस्था अकेले नहीं कर सकती। इसी का समर्थन करते हुए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सभी को इसे एक नेशनल मिशन यानी राष्ट्रीय अभियान के रूप में लेना चाहिए। उनका मानना है कि हर चुनौती अपने साथ नए अवसर पैदा करती है। ये बयान इस बात का प्रमाण है कि जब देश एकजुट होता है तो राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर स्थिति को संभाला जा सकता है। एक और बहुत ही पॉजिटिव बात इस दिशा में कही गई है, वो ये कि क्राइसिस या संकट हमेशा के लिए नहीं होते। अगर इन संकटों को समझदारी और कलेक्टिव एफर्ट के साथ पार कर लिया जाए तो नतीजे बहुत शानदार होते हैं। सीएम नायडू का ये कॉन्फिडेंस कि इस चुनौती के बाद भारत एक अजेय यानी अनस्टॉपेबल ग्लोबल जायंट के रूप में उभरेगा, एक बहुत ही स्ट्रांग विजन पेश करता है। यानी आज का संयम कल की आर्थिक ताकत बनेगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सोचने वाली बात सामने आती है। दुनिया भर में हो रही हलचल, आयात और विदेशी मुद्रा के इस पूरे चक्रव्यूह के बीच क्या सच में एक आम इंसान के पास पावर है? बिल्कुल है। मेट्रो चुनना, फ्यूल बचाना या बिना वजह सोने की खरीदारी टाल देना। क्या आज के ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चॉइसेस सच में कल के राष्ट्रीय आर्थिक लचीलेपन यानी इकोनॉमिक रेजिलियंस को आकार दे सकते हैं? ये सवाल हम सभी के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ बंद कमरों में बनती है। इसका रास्ता हमारे और आपके घरों से होकर गुजरता है। इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।